बेटों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए खूब मेहनत की और सफल भी रहा। अब मेरी संपत्ति में तुम तीनों का बराबर का हक है। मैंने 3 बेशकीमती हीरे खरीदे थे, जिनकी कीमत हमारी पूरी संपत्ति से भी ज्यादा है। हमारे पास जो भी संपत्ति है बेटा, वो एक तरफ और ये तीनों हीरे एक तरफ। तुम तीनों भाई एक एक हीरा अपने पास रख लेना, ठीक है? पर पिताजी, वो हीरे हैं कहां पर? बेटा, वो हीरे अंदर वाली अलमारी में एक डिब्बे में रखे हैं। बेटा, एक बात ध्यान से सुनो। इन हीरों को भविष्य में जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करना, लेकिन तब तक इस बात को भूलकर एक साथ रहकर सामान्य जीवन ही जीना। ध्यान रहे बेटा, लालच बिल्कुल बिल्कुल मत करना मेरे बच्चों, बिल्कुल मत करना। लगभग 5 से 10 मिनट। उम्मीदें इस दुनिया से नहीं बल्कि अपनी माँ से रखो, क्योंकि वो आपको कभी धोखा नहीं देगी। तो दोस्तों, उस प्यारी सी माँ के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो उस भोली सी माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकता, वो कृपया वीडियो को यही छोड़ दे साथ। अपनी प्यारी सी माँ के लिए ये मुझे लगता है हम सबको साथ रहकर पिताजी के व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने उन 3 हीरो को उसी अलमारी में छुपा कर रखा है। यदि भविष्य में हमें उनकी जरूरत पड़ी तो हम उनका इस्तेमाल करेंगे। क्या आप दोनों को इससे कोई परेशानी है? अरे नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। आपका कहना सबसे उचित है। आप जो बोले वही होगा। वो तीनों मिलकर अपने पिताजी के व्यवसाय को साथ मिलकर चलाने लगे और खुशी से रहने लगे। पर एक दिन चेतन चिंतित होकर घर पर आया। उसे परेशान देखकर रतन ने पूछा, क्या हुआ भैया, आप परेशान क्यों लग रहे हो? मुसीबत आ गई है भाई। हमारा माल ढोने वाला जहाज समुद्र में डूब गया है। हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। अगर हमें कच्चा माल खरीदना है तो काफी पैसों की जरूरत होगी। क्यों परेशान हो रहे हो चेतन भैया? ऐसी मुश्किल के लिए ही तो हमारे पास हीरे पड़े हैं ना। हम उन्हें अपने निवेश के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तुम क्या सोचते हो रोहन? हाँ भाई, हम उन हीरों का उपयोग करेंगे। बस हमें घबराने की क्या जरूरत है भैया, हैं? तुम दोनों ठीक ही कह रहे हो। रुको, मैं अभी उन हीरों को लेकर आता हूं। चेतन अलमारी से हीरे वाला डिब्बा निकालकर ले आया और फिर उसने उसे अपने भाइयों के सामने खोला, लेकिन डिब्बे में सिर्फ 2 ही हीरा मिला। ये देखकर वो सभी हैरान हो गए। हम तीनों के अलावा किसी को भी हीरो के बारे में पता नहीं था। भैया, क्या आप हम दोनों पर शक कर रहे हैं? समझ नहीं आ रहा कि हमसे चूक कहां पर हुई है। चोर हम तीनों में से एक है, लेकिन हम एक दूसरे को दोष नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, इस समस्या को सुलझाने का एक उपाय मेरे पास है। कैसा उपाय है भैया? सुनो, हमें से जिसने भी हीरा लिया है, हो सकता है वो अभी तो नहीं मानेगा, लेकिन एक दिन का समय लेते हैं। जिसने भी हीरा लिया है वो कल सुबह तक उसे वापस इस डिब्बे में रख दे, ठीक है? ठीक है। लेकिन अगर हीरा हम तीनों में से किसी ने नहीं लिया होगा तो हम सब क्या करेंगे? अगर ऐसा हुआ तो हम राजा के पास जाएंगे। तो हम कल का इंतजार करते हैं। अगर हीरा नहीं मिला तो हम सब लोग राजा के पास जाएंगे और तुम सब लोग जाओ और जाकर सो जाओ।
तीनों भाइयों को अब भी उम्मीद थी कि तीसरा हीरा जरूर मिल जाएगा। वो सभी हीरे के मिलने की उम्मीद रखते हुए जाकर सो गए। अगले दिन चेतन ने जाकर डिब्बे को खोलकर देखा, पर उस डिब्बे में सिर्फ 2 ही हीरे मिले। अरे इसमें तो अभी भी सिर्फ 2 ही हीरे हैं, यानी गुनहगार अपना गुनाह कबूल करने से कतरा रहा है। अरे अब हम क्या करें भैया? अब हम राजा के पास जाएंगे और उन्हें अपनी समस्या बताएंगे। ठीक है भाइयों, तो चलो राजा के पास। तीनों भाइयों को एक दूसरे पर संदेह था, लेकिन उन्होंने अपना संदेह को एक दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया। वो लोग राजा के दरबार की तरफ निकल पड़े और राजा के सामने पेश होकर उन्होंने अपने हीरे के गुम हो जाने की समस्या रखी। राजा उग्रसेन ने उन लोगों से कहा, मैं आपकी बात समझ गया। आप तीनों सगे भाई हो और आप तीनों के अलावा और कोई भी नहीं रहता है। ये एक बड़ी ही मुश्किल स्थिति है। मुझे जांच के लिए थोड़ा समय चाहिए। जब मुझे दोषी मिल जाएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तब तक आप लोग इंतजार कीजिए, मैं जल्द ही फैसला सुनाऊंगा। ठीक है? धन्यवाद राजा जी, हम आपके संदेश का इंतजार करेंगे। और वो तीनों दरबार से चले गए। राजा के मंत्री को इस समस्या को सुलझाने का एक उपाय मिला, इसीलिए कुछ सोचकर मंत्री ने राजा उग्रसेन से कहा, महाराज, मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि उन तीनों में से अपराधी कौन है। मुझे तो वो तीनों ही निर्दोष लगे। अब सवाल यह है कि आखिरकार चोर कौन हो सकता है? क्या उनके घर में कोई बाहर से घुसा होगा? मंत्री जी, इस समस्या के बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे आप अपनी राय बताइए। महाराज, मुझे उनके घर जाने की आज्ञा दीजिए। मैं वहां जाकर समझ पाऊंगा कि आखिर समस्या कैसे उत्पन्न हुई और असल में क्या हुआ था। हाँ बिल्कुल, आप उनके घर जाइए, इससे मुझे बहुत मदद मिलेगी। जाइए। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी उनके घर जाता हूं। और मंत्री जी उन तीनों भाइयों से मिलने के लिए उनके घर गए। मंत्री जी को घर में आया देखकर वो तीनों चौंक गए, लेकिन अपने आश्चर्य को छुपाते हुए और अपने आप को संभालते हुए उन्होंने मंत्री जी का स्वागत किया। कुछ देर बाद सबसे बड़ा भाई चेतन ने मंत्री जी से पूछा, मंत्री जी, आपके यहाँ पर अचानक आने का कारण क्या है? महाराज की आज्ञा से मैं आप तीनों से पूछताछ करने के लिए आया हूँ, लेकिन फिलहाल तो मुझे बहुत भूख लगी है। क्या आप तीनों मेरे लिए भोजन का इंतजाम कर सकते हैं? बिल्कुल महोदय, आप आराम कर लीजिए, हम अभी भोजन का इंतजाम करते हैं। स्वादिष्ट भोजन का इंतजाम किया गया और मंत्री जी ने खूब चखकर स्वादिष्ट भोजन का स्वाद उठाया। इसके बाद तीनों भाई बड़े ही उत्साह होकर मंत्री जी क्या कहने वाले हैं ये सोचने लगे। स्वादिष्ट भोजन के लिए धन्यवाद। इससे पहले कि मैं अपनी जांच शुरू करूं, मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूं। ध्यान से सुनिए। जब मंत्री जी ने कहा कि वो उन तीनों को एक कहानी सुनाएंगे, तो तीनों भाई बड़े ही हैरान रह गए। उन्हें मंत्री जी का इरादा समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो तो यहाँ पर समस्या की जांच करने वाले थे और अब वो कहानी सुनाने की बात कर रहे थे। और फिर तीनों भाई बड़े ही ध्यान से कहानी सुनने लगे और मंत्री जी ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक समय की बात है, श्रीधर नाम का एक राजा रहता था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम नैनिका था। वो गुरु विश्वामित्र से अपनी शिक्षा प्राप्त कर रही थी। अब वो विवाह योग्य हो गई थी, इसलिए उसके पिता ने उसको आश्रम भेजना बंद कर दिया। एक दिन नैनिका अपनी शादी की खबर बताने के लिए अपने गुरु से मिलने गई और कहने लगी, प्रणाम गुरुदेव, इतने वर्षों तक आपने मुझे जो शिक्षा दी उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। इस बक्से में कुछ कपड़े और कुछ कीमती सामान है, इसे गुरु दक्षिणा के रूप में आप स्वीकार कीजिए और मुझे मेरे आने वाले समय के लिए आशीर्वाद दीजिए।